बैक। किस दिन से? जिस दिन से प्रेशर खत्म हो गया पढ़ाई के नाम का। ना जी, 8th क्लास तक पास कर देंगे, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप पढ़िए या ना पढ़िए। और पेरेंट्स, हम एजुकेटेड लोग बड़े सुखी हैं। क्यों? 8th क्लास तक बच्चे के फेल होने की चिंता नहीं है, और फेल कर दिया तो 2 साल स्कूल की फीस देने की चिंता नहीं है, पैसा भी बच गया, ईयर बच गया। यही बचाने आए हैं क्या हम लोग? और पहले 5th क्लास बोर्ड, 8th क्लास बोर्ड, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा होगा, तो बलारा साहब बता सकते हैं कि मैं इतना ओल्ड में गया नहीं, बट 5th क्लास बोर्ड हुआ करती थी, 8th क्लास बोर्ड होती थी। मतलब स्टूडेंट को जब 5th क्लास में आते ही अपने साथ के लोगों से कंपटीशन करना पड़ता था, वो एजुकेशन थी हम लोगों की। आज कंपटीशन के नाम की बात होती है 10th क्लास में आके। अब ये बोलें कि हर ईयर, हर साल हमारी स्कूल में तो एग्जाम होती है, किन में? जो 365 जिस दुनिया के साथ आप बैठते हो उससे कंपटीशन करने आए हो क्या? इस रूम में यदि आप 50 लोग बैठे हो तो क्या इन 50 लोगों से कंपटीशन करना है क्या? हरियाणा बहुत बड़ा है, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी को फाइट करना है ना, तो हरियाणा में घूमना पड़ेगा, हरियाणा के लोगों से बिट करना पड़ेगा, हरियाणा के एजुकेटेड लोगों से बिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपटीशन में जाना होगा। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई को कंपटीशन कहा गया। हम बोले कि यहां से 2 लोगों को दौड़ना है तो 2 लोगों में से एक ही जीतेगा, फिक्स है। बट जब हम ये कहें 50 लोगों को दौड़ना है तो भी एक ही जीतेगा, बट कंपटीशन इंक्रीज। ये बात आपको जिस टाइम में समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपको किसी मेंटर, आपको किसी टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूं। आज हमारी एज बहुत कम, मैं 26 ईयर का हुआ हूं, बट 26 ईयर में इंडिया की बात करें या हमारी बात करें तो लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट समझ में आया, कर्म ही पूजा है। हम लोग धर्म को मानते हैं, हिंदू महाभारत पढ़ रहे हैं, गीता बाइबल पढ़ते हैं, और एंड में गीता पढ़ने के बाद एक लाइन लिखी हुई दिख जाती है, कर्म ही पूजा है। पूरी गीता पढ़ ली, पूरा महाभारत पढ़ लिया, सुन लिया, रामायण देख ली, एंड में लाइन समझ में आया, कर्म ही पूजा है। ये कर्म क्या है? और फिर एंड में एक बात और बोल दिया, ये जो लाइन बोली ना हमने, कर्म ही पूजा है, ये इस पूरी बुक का सार है। तो फिर कर्म ही कर लेंगे ना, क्यों पूरी बुक को पढ़ेंगे? वहां से स्मार्ट वर्क समझ में आया। पूरी गीता या पूरे महाभारत या बाइबल कुरान को पढ़ने के बजाय कर्म ही कर लेंगे ना, क्यों पढ़ना फिर इसको? ये स्मार्ट वर्क बोला जाता है। इस बात को बोला लोगों ने कि जब जिस इंसान ने गीता पढ़ी, गीता पढ़ने के बाद पता चला कि कर्म ही पूजा है, आपको जब ये बता दिया कि पूरी गीता पढ़ने के बाद भी कर्म ही पूजा है, ये लाइन लिखी हुई है, आपको इसको फॉलो करना है। अब आप बोलो कि सर मुझे तो एक काम करिए, गीता पढ़ा दीजिए पूरी। क्यों भाई? ये हमारी वीकनेस। ये टीचर्स, ये जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स होते हैं, यदि आपके बीच में है और यदि इन्होंने कोई बात बोल ली आपसे कि ये ऐसे होगा, अब आप बोलो नहीं ऐसे नहीं होगा, तो गलत। क्यों? आप तो वहां जा रहे हो जो था ही नहीं। इन्होंने तो एक्सपीरियंस ले लिया ना, इस बात का एक्सेप्ट करिए। दूसरी बात, आपको यदि मैं इस फील्ड की बात करते हैं, अब हम यदि 6 to 12 की बात करें, 6 क्लास से नहीं, आज एसओएफ एक सोसाइटी है जो ओलंपियाड एग्जाम कराती है, साइंस ओलंपियाड के नाम से उसको जानते हैं, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, एसओएफ उसकी शॉर्ट फॉर्म है। वो नर्सरी क्लास बोल दें, हम एलकेजी जिसे बोलते हैं, एलकेजी से वो ओलंपियाड एग्जाम्स कराती है, और 9 टाइप की ओलंपियाड्स एग्जाम वो करा रहे हैं एसओएफ के अंदर, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट वाइज जाता है। जैसे 6 क्लास में यदि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं या फिर हम कह दें जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, इन सब का एक एसओएफ ओलंपियाड कराता है, जिसपे ऑल ओवर इंडिया का फॉरम कलेक्ट करके 1st रैंक, 2nd रैंक और 3rd रैंक, और उन लोगों ने एक सबसे अच्छा वर्क भी किया कि जो 1st रैंक आएगा उसे हम कुछ केस प्राइज 51,000 के अप्रोक्स रखा। अब मैं ये कहूँ कि हमें केस प्राइज चाहिए क्या? नहीं,
बट यदि हम हमारे स्टूडेंट को 6 क्लास से उस ओलंपियाड में लेके गए, एक स्टूडेंट कंप्लीट ईयर में 9 टाइप की एग्जाम्स दिया, एक तो उसे ये पता चला कि मैं इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेन पॉइंट इंडिया में मैं कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ मेरी बिरादरी में। हमारी बिरादरी मतलब हमारा, यदि हम 5th क्लास में पढ़ते हैं तो 5th क्लास के टोटल इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। दूसरा, उससे उस स्टूडेंट के साथ साथ उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि हमारा बच्चा कौन सी जगह स्टैंड करता है। थर्ड पॉइंट, टीचर्स को पता चल गया, आपको वो वहीं से गाइड करना स्टार्ट करेंगे। और ये ओनली ऐसा नहीं है कि ओनली 5th क्लास में करा रहे हैं, 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक एसओएफ कंप्लीट ओलंपियाड करवाता है। आगे जाके वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में चेंज हो जाता है। इसके अलावा केवीपीवाई एग्जाम्स होती है। एनटीएससी पहले हुआ करता था, आजकल एनटीएससी को इंडिया ने क्लोज कर दिया है, एनटीएससी हटा दिया इसी सेशन से। एनटीएससी नहीं होना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो होती थी उसको क्लोज कर दिया इंडिया ने। हो सकता है कुछ न्यू वर्जन ला दे उसमें। देन जब आप 12th 10th क्रॉस कर लेते हैं और 10th में यदि आपने फाउंडेशंस क्लासेज पढ़ी है, 10th तक आप 6 to 10th फाउंडेशन पढ़े, तो एक तो आपका माइंड जो है ना कंप्लीट शार्प हो जाता है, क्लीन। आपको 10th में आते आते एक बात का अच्छे से पता चल जाएगा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो हो कहाँ रहा है, मुझे साइंस फील्ड में जाना चाहिए या मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए या मुझे आर्ट्स फील्ड में जाना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? कई लोगों के माइंड में एक सबसे बड़ा ब्रीफ है हमारे विलेज एरियाज में कि ये जो 6th क्लास से फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं ना, ये ओनली फॉर साइंस के लिए बना है। सबसे बड़ी दुविधा, जबकि मैं आपको कह दूं कि ऐसा नहीं है कि ओनली साइंस के लिए बना है। ये इसलिए लाया गया कि आपको 10th क्लास में आते आते आपकी सब्जेक्ट चुनने में आपको परेशानी नहीं हो, चाहे आप साइंस फील्ड में जाए, चाहे आप कॉमर्स फील्ड में जाए, चाहे आप आर्ट्स फील्ड में जाए। जब आप 10th के बाद यदि साइंस फील्ड चुन लेते हैं, साइंस फील्ड चुनने के बाद आपके पास फिर ऑप्शंस आ जाते हैं। आप साइंस बायो में जाना चाहते हैं या साइंस मैथ में जाना चाहते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं। एक टाइम जब हमारे पूर्वज एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ खुद ही पढ़ा दिया करते थे, और आज हमें पता चलता है जब हम 11th 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेते हैं और जब बीएससी करने जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको वहां उस खेत में जाके ये वर्क करना है। प्रैक्टिकल जो करवाए जाते हैं वो खेत में करवाए जाते हैं, नहीं तो यूनिवर्सिटी ने खुद अपने आप में डेवलप किया हुआ है, वहां पे वर्क करना है। और वहां जाने के बाद हमारे जो गार्जियंस हैं या जो भी हैं वो भी बोलेंगे बेटा अब तो आपको बीएससी करनी है और ये करना है तो ये वर्क तो करना पड़ेगा। उससे पहले मेरा बेटा खेत में काम नहीं करेगा जी, मेरा बेटा ये काम नहीं कर सकता। फिजिकली डेवलप नहीं करना चाहते, मेंटली भी नहीं करना चाहते। प्रेशर प्रेशर काम करने का। क्या पहले के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते थे, अभी पढ़ने लगे हम लोग? ये आप अपने स्टूडेंट्स में लाइए। बायो में जाते हैं हम, बायो में डॉक्टर्स के साथ साथ यदि हमें डॉक्टर बनना है तो नीट जैसा एग्जाम क्रैक करें। यदि हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना है तो 12th के बाद हम सब्जेक्ट चूज करें, बीएससी लें, बीएससी के बाद एमएससी में हम हमारा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट ले लें। यदि हम मैथ में जाते हैं तो हम जेई मेन या जेई एडवांस लें, जेई मेन या जेई एडवांस से हम इंजीनियर डिपार्टमेंट में चले जाएं, मैथ सब्जेक्ट से हम करेक्ट करें। एक्सपर्ट बनना है किसी को किसी सब्जेक्ट में, बीएससी के देन एमएससी, एमएससी में आप आपका सब्जेक्ट चूज करिए, देन पीएचडी, आप प्रोफेसर लाइन में चले जाइए या टीचिंग लाइन में चले जाए, आपका इंटरेस्ट डिफाइन करेगा। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां जो चीज मैं कह रहा हूं आपसे या आप जो सुन रहे हैं, कहीं सारे स्टूडेंट्स को जब अच्छी बात बोली जाती है ना तो वो समझ में नहीं आती है हमारे। भाई कुछ अच्छी बात बोली जाए ना तो हमारे पचती नहीं है इंडिया वालों को। तो इंडिया वालों में कहा गया अधिक खा ले तो पचेगा नहीं, कम खा ले तो पचेगा नहीं, अच्छी बात बोली जाए तो वो भी नहीं पचती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा
कि हमें लाइफ के अंदर करना क्या है। ये बात टीचर्स को समझनी पड़ेगी, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे को अब हमारे स्टूडेंट को रेडी कैसे करना है, कंपटीशन में ले जाना है या नहीं ले जाना है। हाँ, ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि टैगोर स्कूल ने आज कंपटीशन लाइन में कदम रख दिया। बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जिस जगह से आप अपनी स्कूल एजुकेशन ही कर रहे हैं और वहीं पे यदि हमें कंपटीशन का भी मिल जाता है, तो क्यों हमें 12th के बाद किसी के साथ compete करना पड़ेगा। पता चला हम 12th के साथ ही सक्सेस हो चुके हैं। तो ये काम आप करिए, आप अपने पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अपना एम फिक्स करिए कि मुझे कंपटीशन लाइन में आना है, कंपटीशन सीखना है, कंपटीशन से लड़ना है। आप जब कंपटीशन से लड़ेंगे तो फेलियर भी होंगे तो पास भी होंगे। आप 6 से लड़ना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आप 12th तक जाते जाते पास हो जाएं। जब बार बार फेलियर फेलियर फेलियर, तो एक बार पास सब सुनाई देना है। बट यदि पास सुनाई दिया, पास पास पास, तो एंड में जाके फेलियर सुनाई देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कह सकता कि होगा ही, कईयों को है कि जिनको सक्सेस की आग लग चुकी। हमें एक बात बोली गई है कि सर भी कह रहे थे कि भूख लगनी चाहिए, यदि भूख लग रही है तो खाना मांगेंगे। ये तो सिंपल सी थ्योरी है। यदि हमें भूख लग गई तो खाना मांगना ही मांगना है। बट यदि भूख नहीं लगी फिर भी भूख लगा दे, वो इंसान चाहिए। बात को समझे, भूख लगी हुई है तो मम्मी से जाके खाना मांगना ही मांगना है जी। बट भूख नहीं लगी, हम मना कर रहे हैं कि मेरी खाने की इच्छा नहीं है, और फिर भी भूख लगा दे, वो इंसान चाहिए। मतलब यदि हमें खाने की इच्छा नहीं हो रही बट मम्मी आपका कोई फेवरेट सा पकवान बना के रख दें, पेट भरा हुआ है फिर भी आप कि खाएंगे ही खाएंगे। ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Mr. R.P. Chaudhary. I know he has got plenty of stamina. He can continue for any length of time. But then we have Mr. Vikas from London. He is online, and we will definitely request him to come online and deliver his lecture to you. Mr. Vikas, if you are able to listen to me, though Mr. Navdeep Bhardwaj should have been here, but then in between we just thought let us not postpone Mr. Vikas' time. We will maintain that. And I'll just take Mr. Vikas, he is there. Welcome Mr. Vikas. सभी को नमस्कार, स्नेह व सम्मान। शायद मेरी आवाज आ रही होगी आप सब? यस, आ रही है मिस्टर विकास। ओके, इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन मेरा नाम विकास धनखड़ है और मैं यूके में इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मेरी अपनी लॉ फर्म है जिसका हेड ऑफिस लंदन में है और ब्रांच ऑफिसेज यूके के अलग अलग हिस्सों में हैं। सबसे पहले तो मैं टैगोर इंस्टीट्यूट को धन्यवाद करना चाहूँगा ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आपको जीवन में बहुत आगे लेके जा सकती है। और इस तरीके के जो सेमिनार हैं वो उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे या अलग अलग रिसोर्सेज से मिल सकती है, हो सकता है आप मिसगाइड हो जाएं। यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल सही हो एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिल रही है। तो मैं वाकई में बुलारा साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है। जब आज हम करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो बहुत बार हमारे दिमाग में विदेशों का ऑप्शन भी आता है। पहले ये ऑप्शन ज़्यादातर पंजाब और जो अपनी इंडिया की साउथ की स्टेट्स होती थी वहाँ से बच्चे बाहर जाते थे। अपने हरियाणा के जो परिवेश से जो बच्चे थे वो बाहर जाने का सपना नहीं देखते थे। जब मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं
जो है चारों तरफ से सुनता था कि भाई फौज में लग जाओ, पुलिस में लग जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में आप डीटीसी के कंडक्टर लग गए, ड्राइवर लग गए, ट्रक के ड्राइवर लग गए, तो ये ऑप्शन होते थे। और जो सरकारी नौकरियां होती थी उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि भाई जो है ये बगैर पैसे के लग ही नहीं सकती। पर जैसे जैसे मैं गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे वहाँ से फिर मैं यहाँ पे यूके आया लंदन में, तो मैंने ये अनुभव किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, आप मेहनती हो, आप अपना एक एम सेट करते हो और आप उस दिशा में प्रॉपरली काम करते हो, तो बगैर पैसे के नौकरी लगती है। और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपको ये निर्धारित करना है कि आपको जाना कहाँ पे है। अब मैं देखता हूँ कि हरियाणा के बच्चे भी यूके में आने लगे हैं, और विदेशों में भी, यूके में क्या, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी जाने लगे हैं। और मेरे पास आज भी बहुत सारी क्यूरीज हर रोज आती हैं हरियाणा में के बच्चों से। और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जो गांव के परिवेश से जो बच्चे हैं वो भी अब बाहर आना चाह रहे हैं। पर बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वे गलत माइंड सेट के साथ विदेश में चले जाते हैं, जिससे पैसा तो बर्बाद होता ही है, समय और जो मेहनत है उनके पेरेंट्स की वो भी बर्बाद हो जाती है। गलत इंफॉर्मेशन की वजह से उनके दिमाग में विदेशों के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस ये हैं कि भाई वो सोचते हैं कि विदेशों में लाइफ बड़ी आसान है, पैसा बहुत है। बहुत सारे एजेंट बताते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, कि भाई एक बार चले जाओ, बस सेट हो जाओगे, पैसे तो पेड़ों पे लग रहे हैं जैसे। ठीक है, ये सारी जो धारणाएं हैं ये गलत हैं। स्ट्रगल जीवन में हर एक जगह है, बस उसका रूप अलग हो सकता है। कहीं पे अनसिस्टमेटिक स्ट्रगल हो सकती है, कहीं पे सिस्टमेटिक स्ट्रगल होती है। तो अगर हम विदेशों की बात करें तो यहाँ पे सिस्टमेटिक स्ट्रगल है, यहाँ पे सिस्टम है। और जो सिस्टम के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम है, इसलिए आपको करप्शन देखने को नहीं मिलती है इतनी ज़्यादा, जो कि आम आदमी को प्रभावित करे। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन है ही नहीं, आ, ये तो ह्यूमन नेचर है, जिसको मौका मिलता है वो करते हैं। पर अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि कोई करना चाहे तो भी ना कर पाए, तो उस चीज़ को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे सिस्टम फॉर्चुनेटली उन्होंने वैसा डेवलप कर लिया है। तो लाइफ सिस्टमेटिक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, डिग्निटी ऑफ वर्क है, जो इंडिया में है। मैं अब भी जब इंडिया में आता हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं और जो मैनेजर्स हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं जो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो अधिकार मिलने चाहिए या उनको जिस नज़र से देखा जाना चाहिए उस नज़र से वो उनको नहीं देखते हैं। इस बात का बड़ा दुख होता है मेरे को आज भी। दूसरी बात आती है कि भाई कमाई की, कि विदेशों में पैसा बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि विदेशों में पैसा है, पर वो जो पैसा आपको बताया जाता है वो बेसिकली करेंसी कन्वर्जन की वजह से है। जैसे अगर मैं ब्रिटिश पाउंड की बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से एक पाउंड लगभग 90 से 100 इंडियन रुपीज के बराबर चल रहा है। तो अगर आप एक महीने में मेहनत करके यूके में 1,000 पाउंड की सेविंग कर लेते हो और लोगों को बताओगे कि भाई उसको इंडियन करेंसी में, वो उसे दिखाई देंगे 1 लाख। इंडिया में 1 लाख की बचत करना मुश्किल है। पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप विदेश में होते हो तो आप जो खर्च कर रहे हो वो इंडियन करेंसी में खर्च नहीं कर रहे हो, वो आप उसी देश की करेंसी में खर्च कर रहे हो जिस देश में आप बैठे हुए हो। पर आपके अंदर अगर कैपेबिलिटीज हैं तो आप सेविंग कर सकते हो और आप जीवन में बहुत ऊपर जा सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैं किसान परिवार से उठा हुआ आदमी हूँ, मैंने खेती भी की है, और +2 में तो मेरे को कंपार्टमेंट भी आ गया था। उसके बाद जो है
दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने LLB LLM की, वहाँ से एंट्रेंस एग्जाम करके, और आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो जैसा मेरे से पहले जो स्पीकर कह रहे थे कि भाई सक्सेस स्टोरी में फेलियर भी होते हैं, और बहुत बार आपको फेलियर ज़्यादा सिखाने को देता है। तो अगर जीवन में फेलियर आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक कहावत भी है कि भाई फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस। ये आपको बताता है कि आपको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और फेलियर से मेन जो बात है वो आपको सीख लेने की जरूरत है कि भाई फेलियर आपको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, और आपको वो जीवन में वो चीजें छोड़ के जो ठीक चीजें हैं अगर उसको आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो फेलियर को सक्सेस में बदला जा सकता है। फिर तीसरी बात आती है कि भाई क्या जो इस मेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम विदेशों में जाते हैं कि भाई एक बार पहुंच गए बस फिर तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सेटलमेंट या पीयर इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन से रूट पे विदेश में आए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके की बात करते हो और आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आते हो, तो स्टूडेंट वीजा अपने आप में आपको सेटलमेंट पे लेके नहीं जाता है, पर हाँ ये आपको उस रूट पे स्विच करने का एक ऑप्शन दे देता है जो आपको सेटलमेंट पे लेके जाता है, जैसे कि स्किल्ड वर्कर रूट। पर उसके लिए आपको कैपेबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको कोई स्किल्ड वर्कर की जो जॉब है वो ऑफर नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई तो फिर आगे कैसे बढ़े, अगर हमें विदेशों से पढ़ाई करनी है या फिर यहाँ पे करियर बनाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब हम कोर्स का सिलेक्शन करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने इकोनॉमिक्स का एक रूल पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो जीवन में हम उसको हर रोज देखते हैं कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होगी। बलारा साहब को तो याद होगा एक टाइम पे इंडिया में प्याज 100 रुपए किलो हो गए थे, ठीक है, प्याज लग्जरी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। एक टाइम पे हमने ऐसा भी देखा है कि भाई प्याज जो है किसान सड़कों पे फेंक रहे थे, क्यों? क्योंकि जब वो 100 रुपए किलो हुए थे उसके बाद एक होड़ लग गई थी कि भाई सब प्याज बो दो, 100 रुपए किलो बके बिकेंगे और भाई अमीर हो जाएंगे, ठीक है, वो एक भेड़ चाल थी। और उसके लिए फिर वो उसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो इस वजह से उसको जब हमें उचित रेट नहीं मिला तो जिस पर्पज के साथ हमने वो स्टेप लिया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब भी आप कोर्स का सिलेक्शन करें तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि वो कोर्स आपको स्किल सेट क्या देगा। क्या आपको वो कोर्स वो स्किल सेट देगा जिसकी आज मार्केट में कीमत है और आने वाले समय में भी मार्केट में उसकी कीमत रहेगी। जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, डेटा इंजीनियर हो गए, इनकी डिमांड विदेशों में बहुत है। पर हर एक आदमी डॉक्टर इंजीनियर या नर्स तो बन नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास फिर ऑप्शन बचते ही नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ों में है तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो जिनकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप अपने घर वालों को ये कहो कि मेरे को नाई बनना है, मेरे को खाती बनना है, या फिर मेरे को ईंट लगाने वाला मिस्त्री बनना है, या फिर मेरे को रेस्टोरेंट का शेफ बनना है, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपको बेवकूफ़ कहेंगे। मेरे टाइम पे तो एक धारणा होती थी कि भाई जो साइंस लेता है वो सबसे होशियार, ठीक है, और जो थोड़ा सा कम होशियार है वो कॉमर्स, और जो भाई आर्ट लेता है वो तो बस ठीक है भाई किसी तरीके से करना है। तो वो चीज़ें नहीं है, वो मेंटेलिटी उस टाइम भी गलत थी, वो मेंटेलिटी आज भी गलत है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, नाई के, आपको कारपेंटर के, आपको ब्रिकलेयर के, शेफ के, ये हाईली पेड प्रोफेशनल्स है और हाईली सोट आफ्टर प्रोफेशनल है विदेशों में। इसमें हाथ के हुनर की जरूरत होती है, पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, पर इसके लिए आपका पैशन होना चाहिए। यहाँ पे शेफ हैं, 1 लाख पाउंड की सैलरी है, बहुत सारे जो अच्छी जॉब पे बैठे वो नहीं कमा रहे। अगर मैं नाई की बात करूं तो यहाँ पे नाई जो नॉर्मल रेट आज के टाइम पे चल रहा है वो 10 से
12 पाउंड नॉर्मल है, बड़े आराम से। तो 10 से 12 पाउंड अगर एक आदमी की कटिंग की बात कर लें तो वो हो गए तकरीबन 120 रुपये, हाँ जी सॉरी कितने हो गए, 1000 रुपये। अगर 10 पाउंड की बात करूं तो 1000 रुपये हो गए हमारे। ठीक है, अगर भाई आप सोचो, और लाइन लगी रहती है, और ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है, आपका नाई हो गया, आपका टेलर हो गया, आपका जैसे ये कुछ ऐसे हैं जो एक बार आपका शेफ हो गया जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो, एक बार अगर आपको ये लोग पसंद आ गए तो आप इजीली इनको नहीं बदलते हो। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, पर ये देखने की जरूर होती है कि भाई उस जो काम आप करोगे उसकी डिमांड कितनी है, क्योंकि पैसे के बगैर गुजारा तो नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, जिसका इंटरेस्ट है वो कर लो। जीवन ऐसे नहीं चलता है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, क्या वो आपको इतना पैसा देगा कि आप अपना पेट पाल सको और अपने बच्चों का पेट पाल सको। तो कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हुए या कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करते हुए इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। तो जो मेन पॉइंट है वो डीप रिसर्च है। कोई भी स्टेप लो उसमें डीप रिसर्च करो। अगर शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा भी करनी पड़े तो वो हमें करनी चाहिए, अगर वो हमारा फ्यूचर अच्छा बनाती है। हरियाणा के पेरेंट्स की मैं एक बड़ी मेंटलिटी देखता हूँ, हो सकता है अब तो चेंज हो गई हो, पहले वो बचा के रखते थे कि भाई आगे काम आएगा। ठीक है, पैसे बचा लिए कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी उस टाइम देंगे, तब बात बनेगी। अरे भाई वो पैसे अगर आप बच्चे की पढ़ाई पे लगा देते हो तो आपको कहीं देने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा अपने आप ले लेगा, बच्चा अपने आप सक्सेसफुल होगा। और बच्चा अपने दम पे जो सक्सेस लेके खड़ा होगा ना, उसका मजा और है, उसका कॉन्फिडेंस और है। उसको आप कहीं भी खड़ा कर दो, वो बोलेगा। ठीक है, वो जीवन की दौड़ में बहुत आगे जाएगा। और आप अपने बच्चों को जीवन में हमेशा बड़ा करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि जब आप बच्चों को प्रेरित करते हो बड़े एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, जिसे आईएएस आईपीएस या आईएफएस निकलते हैं, तो अगर वो किस्मत थोड़ी खराब रही और हो सकता है कि भाई वो ना बन पाए, तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर आपने बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, उसको ठीक एनवायरनमेंट मिला है, तो वो एसडीएम, जज या फिर लेक्चरर तो बन ही जाएगा। और अगर वो ये भी नहीं बन पाया तो मेरा